अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैक्रो एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब कैसे से होंगे। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर हमारे जो है ना चैप्टर नंबर 1 का इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर होगा थ्योरी का, क्योंकि इस लेक्चर के बाद हमारी जो चैप्टर 1 की थ्योरी है इंशाल्लाह वो कंप्लीट होने जा रही है। और अब इस चैप्टर 1 की थ्योरी के बाद मैं आपको जो है ना सिर्फ चैप्टर 1 के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हैं वो डिलीवर करूँगा लेक्चर के अंदर, लेकिन मैं आपको उसको न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कराऊँगा, क्योंकि उसकी जो है ना एक मेन वजह यह है कि मेरा जो मेन टारगेट है कि जल्दी से जल्दी जितना हो सके मैं अपने जो है ना फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स के जो थ्योरी के लेक्चर है और उसके अलावा जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट करूं, फिर सेकंड ईयर के जो है ना थ्योरी के लेक्चर और क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करूं। तो आप लोगों को पता है कि न्यूमेरिकल के लिए जो है ना काफ़ी टाइम चाहिए, तो इंशाल्लाह वो भी मेरी कोशिश होगी कि मैं डिलीवर करूँ, लेकिन जब मैं फर्स्ट ईयर की थ्योरी और एक्सरसाइज और सेकेंड ईयर की थ्योरी एक्सरसाइज को कम्प्लीट कर लूँगा तो इंशाल्लाह फिर उसके भी मैं आपको लेक्चर डिलीवर करूँगा। लेकिन तब तक आप लोग कोशिश करें, क्योंकि जो मैंने आपकी एग्जाम्पल कराई हैं वो मैंने बड़ी डिटेल में आपको कराई हैं, वो इसीलिए कराई हैं ताकि उन एग्जाम्पल के थ्रू आप न्यूमेरिकल को खुद अटैम्प्ट कर सकें। तो काइंडली आपने कोशिश करनी है कि न्यूमेरिकल खुद से ट्राई करना है। और एक जो है ना आप लोगों से रिक्वेस्ट ये भी थी कि काइंडली कोशिश करें अपनी जो तैयारी है उसको साथ साथ लेके चलें। जैसे देखें आज हमारी माशाल्लाह के चैप्टर 1 की जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो रही है, तो आपने कोशिश करनी है आपके जो भी रेलिवेंट बोर्ड्स हैं उनके पास पेपर निकालें और उनके अंदर चेक करें आपके चैप्टर 1 से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं श्योर हूँ इंशाल्लाह कि जितना मैं आपको करा चुका हूँ वो सारे क्वेश्चन जो है ना आपके बोर्ड के अंदर भी वही वाले होंगे। लेकिन इसके अलावा भी आपको अगर ऐसा फील हो कि आपके बोर्ड के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन आया है जो हमने अपने लेक्चर में कवर नहीं किया, तो काइंडली वो आप मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसका आंसर भी मैं आप लोगों को डिलीवर कर दूँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। हाय स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने जो है ना यहाँ तक कर लिया था। आज जो है ना हमने इंशाल्लाह करना है एग्जांपल 1.4 से। एग्जांपल 1.4 में कहा गया कि प्रूव दैट द इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट। अच्छा स्टूडेंट, ये इक्वेशन हमें जो है ना गिवन है ये वाली, s इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब हमने जो है ना इसको प्रूव करने कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि किसी इक्वेशन के सही होने का जो ना एग्जैक्ट आइडिया है वो हमें डायमेंशन एनालिसिस से पता चलता है। तो अब हम चेक कर लेते हैं इसको कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो किसी भी इक्वेशन को चेक करने के लिए आपने क्या करना होगा कि उस इक्वेशन की दोनों साइड की डायमेंशन निकालें और उनके कुल प्रूव करें। सो लेट वी स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड। मैंने इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड ली डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, तो इसके अंदर क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में s है तो मैंने डायमेंशन साइन लगा दी स्क्वायर ब्रैकेट। और आपको जो है ना मैं पिछले लेक्चर में डिटेल में बता चुका था कि जो इम्पोर्टेंट डायमेंशन है वो आपको याद होनी चाहिए, तो उनमें से एक जो है ना ये एस भी था, तो इसकी डायमेंशन मैंने आपको एल लिखाई थी। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है वो बड़ी सिंपल सी जस्ट एल है। अब जो है ना हम राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालते हैं और इसको देखते हैं कि ये भी एल आती है कि नहीं आती। सो राइट हैंड साइड मैंने ले ली, यहाँ पे डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू, मैंने इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड के ऊपर जो डायमेंशन साइन स्क्वायर ब्रैकेट मैंने वो प्लेस कर दिया। अब आप क्या करें, वो लास्ट लेक्चर के अंदर जो मैंने आपको डायमेंशन बताई थी उनमें से अब हम हर एक की जो है ना डायमेंशन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो वी आई जो है ना आपके पास इनिशियल वेलोसिटी होती है। सो वेलोसिटी की डायमेंशन मैंने आपको एल टी की पावर माइनस टी लिखवाई थी। इसके बाद जो है ना आपके पास टी जो कि टाइम होता है इसकी डायमेंशन कैपिटल टी होती है। जो ए एक्सेलरेशन होता है इसकी डायमेंशन जो है ना मैंने आपको लिखाई थी एल टी की पावर -2। और ये जस्ट जो है ना आपका टी आर है टाइम, तो टी की जो डायमेंशन कैपिटल टी होती है और ये स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद अब आपने क्या करना है कि ये जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं इनको जो है ना आपने एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में ले लेना है। तो मैंने क्या किया, टी को यहाँ पे प्लेस कर दिया। बाकी ये देखें इसकी पावर के ऊपर मैंने 1 लगा दिया। आपको पता है कि किसी भी चीज़ की पावर में 1 जो है ना हमेशा मौजूद होता है, तो इससे मैंने 1 लगा दिया। इसके बाद इन दो जो डायमेंशन पड़ी थी इनको भी मैंने एक ही ब्रैकेट में लिख दिया। अब देखें कि यहाँ पे आपका जो है ना मैथ का सिंपल रूल लगेगा, वो कहते हैं कि जो आपकी बेसिस अगर सेम हो तो उनकी पावर जो है ना ऐड हो जाएंगी। अब क्योंकि इसकी बेस भी टी है इसकी भी टी है, तो इनकी पावर ऊपर जो है ना पावर में इकट्ठी करनी है आप इनको, -1 एंड +1 इनको मैंने इकट्ठा कर लिया। सिमिलरली यहाँ पे भी ये पावर रूल लगेगा मैथ का। सो 2 -2 एंड +2 यहाँ पे इकट्ठा कर लिया इनको, तो -1 + 1 0, टी की पावर हो जाएगी 0। सिमिलरली -2 + 2 भी हो जाएगा 0। अब
किसी भी चीज़ की पावर जो है ना अगर ज़ीरो आ जाए तो वो हमेशा 1 हो जाती है। इससे ये 1 हो गई। सिमिलरली इसकी पावर भी ज़ीरो है तो ये 1 हो जाएगी। अब ये L 1 ज़ा L आ गया, ये भी L आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ से मैं L को और यहाँ से L को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से L कॉमन चला गया, 1 बच जाएगा। यहाँ से L कॉमन चला जाएगा, जस्ट 1/2 आ जाएगा आपके पास। अब आप इनका एलसीएम लेकर सॉल्व करें तो ये आपके पास 3/2 आएगा। अब स्टूडेंट जो डायमेंशन होती है उसके अंदर कांस्टेंट की जो है ना कोई हैसियत नहीं होती। इससे अगर कोई कांस्टेंट फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है या उसके अंदर ऐड हो रहा हो आप उससे निगलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि कांस्टेंट्स आर निगलेक्टेड। सो तो आप अगर इन कांस्टेंट का हम निगलेक्ट करते हैं तो आपके पास जस्ट जो है ना एल रह जाएगा। 10 इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। यहाँ से क्या साबित हुआ, क्योंकि दोनों साइड्स की डायमेंशन इक्वल आ गई हैं तो जो हमारी इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। अब जो स्टूडेंट आते हैं एग्जांपल 1.5 के ऊपर, ये जो था ये 1.4 का सलूशन था, ये मैंने आपको इजी वे में ना यहाँ पे करा दिया, तो आपको यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है, आपने वहाँ से करना जो मैंने पीछे कराया है। अब आप आ जाएँ एग्जांपल 1.5 के ऊपर। अच्छा स्टूडेंट, एग्जांपल 1.5 जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दी है, इसलिए आपने इसको अच्छे से करना और ये इंतहाई आसान एग्जांपल होगी, इसको आपने मुश्किल नहीं लेना। तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि डिड्यूस द रिलेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम पॉसिबली डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ पेंडुलम, mass of bob, acceleration due to gravity and angular displacement। अच्छा स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है ना उसका रिलेशन हमें फाइंड करना है। अब उसका जो टाइम पीरियड है वो पॉसिबली इन चीज़ों के ऊपर जो है ना डिपेंड कर सकता है, उसने हमें ये बता दिए। तो स्टूडेंट यहाँ से आपको डायमेंशन एनालिसिस की एक और इम्पॉर्टेंस भी पता चलेगी कि अगर हमें उन फैक्टर का पता चल जाए जिनके ऊपर कोई चीज़ डिपेंड करती है तो हम उस चीज़ का रिलेशन भी निकाल सकते हैं। आज आप इंशाल्लाह इस एग्जांपल में देखेंगे। तो इसका सलूशन भी आपको बुक से नहीं समझ आना है, क्योंकि बुक वाले बड़ा मुश्किल करके इसको कॉम्प्लेक्स करके लिखते हैं, तो मैंने इसको आसान वे में यहाँ पे कर दिया, आपने यहाँ से कर लेना है इस एग्जांपल को। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये वो कंडीशन है जो हमें कह रहा था कि जिन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो उसने कहा कि जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल में डिपेंड करता है किसके ऊपर, उसने लेंथ कहा है। अच्छा स्टूडेंट, अब देखें कोई जो है ना चीज़ वो ज़्यादा इफेक्ट रखती है, कोई कम इफेक्ट रखती है। जैसे कोई जो है ना स्क्वायर का इफेक्ट रखती है, कोई 3 का इफेक्ट रखती है, कोई इफेक्ट नहीं भी रखती। अब हमें ये नहीं बताया गया कि लेंथ का इफेक्ट कितना है, हमें जस्ट ये बताया गया कि लेंथ पे डिपेंड कर सकती है। अब हमें ये नहीं बताया गया कि वो स्क्वायरली उसके ऊपर डिपेंड करेगी या उसके ऊपर जो है ना पावर 3 के लिहाज से डिपेंड करेगी, हमें नहीं पता। तो इसलिए आपने इसकी पावर को फिलहाल ए लेट कर लेना है, हमें नहीं पता कि लेंथ की कितनी पावर वो डिपेंड कर रही है, आपने सिंपली इसको जो है ना ए लेट कर लेना है। सिमिलरली उसने जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन जी पे भी डिपेंड करता है। अब हमें ये भी नहीं पता कि ग्रेविटी के स्क्वायरली डिपेंड कर रही है या कितना पावर से डिपेंड कर रही है, तो आपने इसकी पावर को बी ले लेना है। इसी तरह उसने जो है ना मैथ्स का भी कहा है, तो मैथ्स की भी हम पावर सी लेट कर लेते हैं, और एंगल भी कह रहा है वो, तो स्टूडेंट एंगल की कितना पावर होगी उसको हम डी कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ए बी सी डी लें, आप चाहें तो एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं, आपने रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना। ये कुछ भी पैरामीटर आप लेट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो जस्ट आप जो है ना नोटेशंस ले रहे हैं, कि इनकी वैल्यूज़ तो बाद में निकलेंगी। तो यहाँ पे जो है ना हमने ये कर लिया। अब स्टूडेंट आपने मैट्रिक के अंदर पढ़ा, मैथ के अंदर, कि जब इस जो है ना प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया जाता है तो ये रिप्लेस हो जाता है इक्वलिटी से और के से। तो यहाँ तक जो है ना मैंने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिए। अब स्टूडेंट इससे आगे मैं जो काम भी करूँगा उसमें जो मेरा मेन टारगेट होगा वो होगा इस ए बी सी एंड डी की पावर को फाइंड करना। जैसे ये पावर्स आपको मिल जाएंगी मैं वो पावर लेके इसी इक्वेशन में वापस आऊँगा और उससे आपको इंशाल्लाह फार्मूला भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप ये देखिए मैंने लिखा है थीटा इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड हैज़ नो डायमेंशन, सो वी विल निगलेक्ट इट। सो अच्छा स्टूडेंट, पीछे जो है ना मैं आपको कुछ डेफिनेशंस पढ़ा रहा था, आप यहाँ पे देखें, अगर आप ये वाली देखें, ये जो एग्जांपल्स थी, सॉरी डेफिनेशंस थी ये वाली, इसमें एक था डायमेंशनलेस वेरिएबल। तो डायमेंशनलेस वेरिएबल वो वेरिएबल था कि जिसकी डायमेंशन तो नहीं होती लेकिन उसकी वैल्यू जो है ना वेरी करती है। इसके एग्जांपल में आया था प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो अगर मैं इस रेफरेंस से आपको कहूँ तो क्योंकि जो आपके पास एंगल होता है उसकी कोई डायमेंशन नहीं थी, वो डायमेंशनलेस वेरिएबल होता है, सो इसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ डायमेंशनलेस वेरिएबल। तो मैंने ये रेफरेंस दे के, ये नोट दे के
अब हमारा जो रिलेशन 1 था उसमें से मैं थीटा को यहाँ से गायब कर दूंगा, बिकॉज ये जो ना डायमेंशन लेस है, तो डायमेंशन लेस चीज़ों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उन्हें जन निगलेक्ट कर सकते हैं, ये जस्ट एज अ कॉन्स्टेंट ही समझें आप। तो इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब देखें हमारी जो इक्वेशन 1 थी वो डिड्यूस होके इन पैरामीटर में आ चुकी है। अब हमारा टारगेट है जस्ट ए बी एंड सी की वैल्यू निकालना। तो अब इसको निकालने के लिए आप क्या करें, इस इक्वेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में हर चीज़ की डायमेंशन पुट कर दें। पुटिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 2। सो यहाँ पे टी टाइम है, तो टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी होती है, लेंथ की एल होती है, ग्रेविटी जो है आपकी जी वो एक एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन तो आपको पता है एल टी की पावर -2 ही है, और एम जो मैस होता है उसकी डायमेंशन कैपिटल एम होती है। अब फिर यहाँ पे जो है ना आप क्या करें कि इनकी जो पावर थी ये बी ये इस 2 के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होगी, ये बी इस एल के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होगी। सिमिलरली ये सी भी इस पर इम्प्लीमेंट कर दिया, और ये ए भी आप चाहें तो इसके अंदर भी लिख सकते हैं। इसके बाद ये करने के बाद आप ये देखें कि जो चीज़ें आपकी सेम हैं उनको फिर जो आप अलहदा कर लें। जैसे यहाँ पे ये एल आ रहा है, ये भी एल आ रहा है, तो आप क्या करें, इनको सेपरेट कर लें। तो इस एल की पावर ए है, ये एल की पावर बी है, इनको मैंने इकट्ठा कर लिया, पावर रूल के अकॉर्डिंग ये ऐड हो जाएंगे दोनों। सिमिलरली ये टाइम की पावर -2 भी है, और टाइम का कोई फैक्टर नहीं पड़ा, तो ये जस्ट 1 टाइम आ जाएगा टी। इसी तरह से ये जो हमारे पास एम है, और भी एम कोई नहीं पड़ा, तो ये जस्ट एम की पावर सी रहेगा। लेकिन क्योंकि जो एल आपका 2 टाइम पड़ा था इसमें भी और इसके अंदर भी, तो इनकी पावर जो है यहाँ पे ऐड अप हो गई। अच्छा स्टूडेंट, आप अगर ज़रा गौर करें आप लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, तो आपके राइट हैंड साइड में 3 वेरिएबल आ रहे हैं, लेंथ, टाइम एंड मैथ। लेकिन आपकी जो है ना लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल है टाइम, लेकिन जो आपकी राइट हैंड साइड है उसके अंदर 3 वेरिएबल हैं, लेंथ भी है, टाइम भी है और मैथ भी है। तो जस्ट इस इक्वेशन को थोड़ा आसान करने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके अंदर हम एल को भी लिख देते हैं, एम को भी लिख देते हैं। क्यों लिखा, ताकि यहाँ पे भी 3 वेरिएबल हैं तो यहाँ पे भी 3 वेरिएबल बन जाएँ। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पहले मौजूद नहीं थे, तो इससे आप इनकी पावर में ज़ीरोज़ लगा दें। अगर आप 0 लगा देंगे तो ये एल की पावर 0 1 हो जाएगा, एम की पावर 0 1, तो ओवरऑल ये इस इक्वेशन पे इस साइड पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। जस्ट आसान ही हो जाएगा कि हमारी जो है ना तीनों साइड पे वेरिएबल सेम हो जाएंगे। अब इसके बाद देखें कंपेयरिंग पावर बोथ साइड। अब आप हर साइड पे हर पैरामीटर की पावर को कंपेयर करें। मैंने लिखा फॉर टी, पहले मैं टी को कंपेयर करने लगा हूँ। तो यहाँ पे देखें टी की पावर में 1 आ रहा है, और राइट हैंड साइड में टी की पावर में -2b आ रहा है। 1 इज़ इक्वल टू -2b। यहाँ से जो है ना आप b की वैल्यू निकाल लें, -2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये b की पावर हमारे पास -1/2 आ गई। अच्छा स्टूडेंट, ये जो माइनस साइन थे इधर आके, ये चाहें तो -2 के साथ लगा दें, चाहे 1 के साथ लगा दें, या चाहे इस ओवर फॉर्म के साथ लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद आप जो है ना मैं कंपेयर करने लगा हूँ एल को। तो यहाँ पे देखें एल की पावर 0 है लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड में +b, तो मैंने ये पुट कर दिया। अब स्टूडेंट ए तो आपको नहीं पता, लेकिन b आप यहाँ पे निकाल चुके हैं ये, तो ये b की जो वैल्यू यहाँ पे आपने निकाली थी इधर पुट कर दें, पुट b = -1/2 यहाँ पे पुट करें, तो देखें 0 आ गया, ये आपके पास a आ गया, और b की जगह पे -1/2। अब आपको a चाहिए, तो आप इस -1/2 को दूसरी साइड पे लें, तो ये +1/2 हो जाएगा। अब आप जो है ना कंपेयर करें आपकी जो फॉर मैथ्स के लिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैथ्स की पावर 0 है, यहाँ पे m की पावर c आ रही है, तो अब आपको तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू मिल चुकी हैं। अब आपने क्या करना है कि जो इक्वेशन 2 बनाई हुई थी, यहाँ पे जो वेरिएबल थे a b c, अब आपने इनकी वैल्यू बना ली है। अब ये वैल्यूज़ आप उसके अंदर सब्सिट्यूट करते हैं इक्वेशन 2 के अंदर। तो मैंने यहाँ पे रेफरेंस दिया कि पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में वैल्यूज़ पुट कर दी, तो देखें a की वैल्यू आपकी निकली है 1/2, b की आपकी निकली है -1/2, और c की निकली थी 0। अब m की पावर 0, ये 1 हो जाएगा। स्टूडेंट, इसकी पावर माइनस में आ रही है, इसको प्लस करने के लिए क्या करें, आप l के नीचे ओवर फॉर्म लगा के इस g को आप नीचे ले आएँ। तो ये मैंने क्या कि इसकी पावर को प्लस करने के लिए ओवर फॉर्म लगा के इसको नीचे ले आया, तो इसकी पावर +1/2 हो गई। अब देखें इसकी पावर भी 1/2, इसकी पावर भी 1/2, सेम पावर है, तो दोनों को एक ही ओवर फॉर्म में रख के पावर को ऊपर कॉमन लेने आप 1/2। अब आपको पता है कि जो 1/2 है इसका मतलब होता है √, तो इसको हटा के आप √, लगा दें, तो अब आप ये देख सकते हैं कि आपने टाइम पीरियड का रिलेशन निकाल लिया है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। इस एग्जांपल को स्टूडेंट आप अच्छे से करें। इसके बाद जो है ना आप लोग आ जाएँ एग्जांपल 1.6 के ऊपर। इसमें कहा गया कि द एनर्जी ऑफ फोटोन E = hf
फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट एच। अच्छा स्टूडेंट, ये एक एनर्जी की जो है रिलेशन है, ई एनर्जी होती है, एच जो है ना प्लांक कांस्टेंट है, एंड एफ जो है ना फ्रीक्वेंसी होती है। अब हमसे कहा गया है कि आप इस एच की जो है ना डायमेंशन निकालें। तो स्टूडेंट, अब एच की डायमेंशन निकालने के लिए आपने ये जो उसने बुक पे सॉल्व किया ये आपको समझ नहीं आना, इसको इजी करके मैंने यहाँ पे सॉल्व किया बड़ी डिटेल के अंदर, क्योंकि बुक के अंदर बहुत से स्टेप जो है ना स्किप होते हैं जिससे आपको समझने में मुश्किल होती है। तो मैंने यहाँ पे इसका जो है ना डिटेल आंसर दिए। तो अब यहाँ से आ जाएँ, देखें अगर आपको यहाँ से एच की निकालनी है तो एफ इधर मल्टीप्लाई इधर आके ई के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो देखें एच इज़ इक्वल टू ई ओवर एफ। अब अगर आपको एच की डायमेंशन चाहिए तो आप पहले इनके जो है ना फार्मूलाज पुट करें, रिलेशंस। तो अब ये देखें कि जो ई है इसको मैंने रिप्लेस कर दिए W से, जो E एनर्जी है और W वर्क है, बिकॉज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहता है कि जो आपकी एनर्जी है वो वर्क के इक्वल होती है, तो इसलिए E को हटा के मैं W लिख सकता हूँ। अब आपको पता है जो वर्क वो F डॉट D होता है। अब मैंने यहाँ पे F की भी डायमेंशन लगाई, D की भी डायमेंशन लगा दी, ये डायमेंशन साइन लगा दी। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे डॉट आ रहा है। अब आपको पता है कि जब डॉट को हटाया जाता है तो कॉस थीटा आता है, लेकिन कॉस थीटा क्योंकि डायमेंशन लेस होता है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे उस कॉस थीटे का कोई जो है ना जिक्र नहीं किया, जस्ट F की और D की डायमेंशन लिखी है। इसके बाद नीचे स्मॉल f है। अच्छा ये आपने ख्याल रखना है कि ये कैपिटल F है, ये स्मॉल f है, ये फोर्स है और ये फ्रीक्वेंसी है, दोनों को सेम समझ के आपने कैंसिल नहीं कर देना, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अब स्टूडेंट हम हर एक पैरामीटर की डायमेंशन पुट करने लगे हैं राइट हैंड साइड पे। तो फोर्स की डायमेंशन मैंने आपको mL/(T⁻²) लिखाई थी। d जो आपका डिस्टेंस होता है उसकी डायमेंशन कैपिटल L होती है, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्योंकि पर सेकंड होता है या हर्ट्ज, तो पर सेकंड की डायमेंशन होती है आपकी T⁻⁻1। इसके बाद स्टूडेंट ये देखें, ये और ये दोनों बेसिस सेम है, तो मैं इस T⁻⁻1 को ऊपर ले आऊँगा क्योंकि बेसिस सेम है, तो ये ऊपर आके -1 ऊपर आके प्लस हो गया, देखें प्लस। अब +2 एंड -2 एंड +1 तो ये बचेगा आपका -1। सो mL/(T⁻⁻1) ये आपकी डायमेंशन आ चुकी है एच की। अब देखें बुक वाले ने भी यहाँ पे आपकी जो डायमेंशन निकाली है। अच्छा स्टूडेंट, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। मिस्टेक ये हुई है कि ये L एंड L ये दोनों L² हो जाएगा, तो यहाँ पे आपने L के ऊपर स्क्वायर लगा देना है, यहाँ पे भी आपने L के ऊपर स्क्वायर लगा देना है, क्योंकि मेरे माइंड में नहीं रहा कि L और L मल्टीप्लाई होकर दोनों L² हो जाएंगे। तो इसीलिए देखें कि बुक के अंदर भी डायमेंशन ये निकली mL² T⁻⁻1 और हमारी भी mL² आपने लगा देना है, क्योंकि हमसे मिस्टेक हुई है T⁻⁻1। तो ये अब आपके लिए ईजी हो चुका है।